अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इस वक्त तो मौजूए बहस तीन चार चीज़ें हैं जो हम आज के इसमें लाना चाहेंगे। एक तरफ तो है कि हुकूमत आइन में दिए गए इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर रही है। एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 97 के तहत बेशुमार इख्तियारात हैं और इन इख्तियारात को वो इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो आइन ने उनको इख्तियारात दिए हैं उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे। आइन में जिस आर्टिकल की तशरीह मौजूद है, इसकी मज़ीद तशरीह क्या अदलिया कर सकती है जो ऑलरेडी मौजूद है? क्या इबाहम भी नहीं है? और क्या अदलिया इलेक्शन की तारीख दे सकती है? ये भी एक सवाल है। इसके साथ साथ अदालतों में जजेस के शदीद इख्तलाफ देखने को आ रहे हैं। तो अगर ऐसे इख्तलाफात अब बाहर आ रहे हैं और आला अदलिया से आ रहे हैं, तो फिर अदालत को बचाने के लिए, इंसाफ के इस मंदिर को महफूज रखने के लिए कौन अपना किरदार अदा करेगा? यकीनन ये किरदार ख़ुद आला अदालत के जजेस ने करना है और तमाम जजेस ने करना है, क्योंकि अगर एतमाद आवाम का उठ गया, जो तकरीबन नज़र आता है उठ चुका है, तो फिर अदालतें कहाँ खड़ी होंगी। जबकि आथर मीनुल्लाह साहब ने तो बड़ा इस पे एक तरीके से नोट भी लिखा है। जाहिर है कि इमरान खान का अदालतों पे हमला भी हो रहा है, अदालतें ज़मानत भी दे रही हैं और एग्जीक्यूटिव खामोश है। चंद 100 लोग इमरान खान के साथ अदालतों पे हमला करते हैं और एग्जीक्यूटिव अपनी रिट को, जो कि बहुत इख्तियारात है, उस रिट को कायम करने के लिए मसलन कायम करने से कासिर है, हालांकि उसके पास हुकूमती और रियासती इदारे मौजूद है। तो ये क्या हो रहा है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट हैं अमानुल्लाह कनवानी साहब, साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने में ज्वाइन किया। अकबर बाबर साहब फाउंडिंग मेंबर हैं PTI के, कानून पे बड़ी नज़र है उनकी, तो और मौजूदा हालात को वो देख भी रहे हैं और अपने कमेंट्स भी उनके, तो इसलिए हमने उनको शामिल किया है। सेनेटर जाहिद खान साहब, यकीनन हुकूमती तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम हुकूमती ग्रुप के, यानी जो इस वक्त एक सियासी जमात है ANP, उसके अहम तरीन रहनुमा हैं, उनसे भी राय लेंगे। अमानुल्लाह कनवानी साहब, क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है? ये क्या अदालतों को क्या इस्तेहकाक है? आइन में क्या फ़ैसला है? कल की क्या कार्रवाई थी? 4 जजेस ने जो है वो हटा दिए गए, जिनमें से 2 हट गए, 2 को हटा दिया गया, बेंच टूट गई, लेकिन फिर भी 5 लोगों ने ये चीज़ सुना। इस फैसले को सियासी जमातें जो भी हो और आवाम, सिविल सोसाइटी, बार कौंसिल क्या एक्सेप्ट करेगी? और आज जो कुछ भी हुआ है, इसको कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जायद साहब माशा बड़े सीनियर सियासी वर्कर रहनुमा हैं और सेनेटर रहे। इस तरह हमारे साथ जो साथी बैठे हैं उनका भी बड़ा तजर्बा, तो आपका माशाल्लाह अपना आइन और कानून के साथ जो है ना, आप मुताला करते हैं। गुजारिश है, बदकिस्मती समझता हूँ इस मुल्क में गुज़श्ता 75 सालों में जो कुछ हुआ है, पहले हमारे एक इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, अब खुल के इमरान खान ने तो सारे बंधन तोड़ दिए। अब हम भी ये कहेंगे जो इमरान खान कह रहा है, हम उस ज़बान में नहीं कहेंगे, मगर जो हक़ाइक़ वो बयान करता है हम उसके हवाले से रेफरेंस दे रहे हैं कि 4 मार्शल्ला हमारे फ़ौजियों ने लगाए। 1999 तक जो है ये 4 मार्शल्ला रहे और वो पहले खुल के सामने आते थे। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हमने खुल के सामने नहीं आना है, हमने इरशाद हसन खान की तरह जजों को बिठाकर फ़ैसले लेने हैं। जो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, 99 से लेकर 2000 में उन्होंने ज़फ़र अली शाह केस में फ़ैसला दिया
जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप न सिर्फ इक़्तिदार में रह सकते हैं, 3 साल इक़्तिदार में भी रहें, आइन के अंदर भी तरमीम कर दें। ये भी उन्होंने उनको अख्तियार दिया। बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों ने उस वक़्त उसको जो है थ्रेट नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत नहीं की, बस नारेबाजी के हद तक महदूद रहे। उसके बल्दियात के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, उसके जनरल इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और एक लिहाज से उसको परपिचुएट किया, लेजिटिमेसी दे दी। हम लोग सेनेट में थे, हम लोग नो LFO नो के नारे लगाते थे। बहरहाल वक्त गुजर गया। अब उन्होंने जनरलों से मामला शिफ्ट हुआ है जजों के पास। अब ये जज जनरल नेक्सस है। मैं खोल के कहूँगा, शायद और कोई सिविलियन न कहे, मगर मैं इसलिए कहूँगा कि मैं उसका हिस्सा हूँ, इस बॉडी का हिस्सा हूँ जुडिशरी का। वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं और जजों की अपनी ज़बान नहीं होती है, वकील और बार उनके लिए तर्जुमानी करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जुडिशरी नहीं है, एक जजों और जनरल का नेक्सस है। उन्होंने 2018 में इमरान खान को लाया, ओपन सीक्रेट बात है, इमरान खान खुद कहता है कि मुझे जनरल बाजवा ने लाया और जिन जिन लोगों के नाम लेता है वो खुद लेता है। और सारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है किस तरीके से 2018 से उसकी हुकूमत को चलाया गया। और आज चूँकि उनके साथ वादा है इमरान खान के साथ 2028 तक उसको ले जाने का, वो वादा जो अब जुडिशरी वाले पूरा कर रहे हैं। जनरलों ने तो उसको अपने कंधे से उतारा है, अब जजों ने उसको उठा लिया है। यानी ये जो तारीख देने का मामला चल पड़ा है, ये तो तारीख देना बनता ही नहीं है, इसलिए कि जब इनके पास आइन का तशरी आया, जैसे अभी आपने कहा, जो चीज़ वाज़े मौजूद है उसमें तशरी की क्या गुंजाइश है कि 63A में सदर साहब ने कहा जिसकी तशरी कर दें, लाइफ टाइम को डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है नहीं। उसके अंदर तो उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो है हमारा काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। अच्छी बात है उन्होंने कही है, मगर उसके आगे जो कुछ कहा है कि जो मोर ओवर में जो कुछ कहा, हाँ जी वो जो है वोट तो दे सकता है मगर उसका वोट काउंट नहीं होगा। अब उसके एक लफ्ज़ कहने से कितना बड़ा बहरान पैदा हुआ। आज ये उनके उस फैसले के नतीजे बहरान पैदा हुआ कि जब वोट काउंट नहीं होगा, उन्होंने वोट पंजाब असम्बली में दिए, एक वज़ीर आला मुंतखब हुआ, उस वज़ीर आला के इंतखाब को कालादम करार दिया गया या वो इंतखाब नहीं हो सका, बाद में वो मुख्तलिफ लिटिगेशन में चला गया, इस वजह से कि जो वोट दे चुके थे उनको नायल किया गया। जब नायल किया गया, उनकी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना गया, जबकि उनका राइट है। आर्टिकल 10A ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, बुनियादी हक है, और अपील उनका राइट था इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, उसको नहीं सुना गया। जब तक वहाँ दोबारा इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद फिर नई हुकूमत बनी और कहा कि जी आपके वोट जो है वहाँ से हमने निकाल दिए, यानी बगैर उनको सुने उनके वोट वहाँ से निकाल के परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनवाया गया। और फिर इसी परवेज़ इलाही साहब ने आके असम्बली तोड़ने की बात की, तो और जब गवर्नर ने उसको रोका, उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा, तो हमारे अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बुला के उनसे अंडरटेकिंग लीग में असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और इधर से हमारे चीफ जस्टिस साहब इस ओपन कोर्ट में कहते रहे कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को भेजें, असम्बली में जाए, अपना रोल प्ले करे। ये असम्बलियाँ 5 साल के लिए मुंतखब हुई हैं। आइन में 90 दिन को तो ढूंढ रहे, आइन में ये क्यों नहीं ढूंढ रहे कि ये असम्बलियाँ 5 साल के लिए हैं, तो आखिर ये अपनी मुद्दत क्यों ना पूरी करें। और फिर जब आप खुद कहते कि असम्बली में जाएं, रोल प्ले करें, और उधर से जब उन्होंने ये सब कुछ लपेट दिया इमरान खान ने, जबकि परवेज़ इलाही साहब खुद ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे मैंने खुद सुना कि जी 99% हमारे असम्बली के मेंबर नहीं चाहते कि असम्बली टूटे। जब 99% लोग नहीं चाहते, वज़ीर आला भी नहीं चाहता है, तो आइन का आर्टिकल 112 ये कहता है कि वज़ीर आला एडवाइस करेगा। तो वज़ीर आला से पूछा जाए अवाम के सामने, तो आप असम्बली को तोड़ना नहीं चाहते, वो कौन सी कुव्वत है जिसने आपको असम्बली तोड़ने पर मजबूर किया। अगर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना था तो इस बात पर लेती कि इसको असम्बली टूटी क्यों है। न चीफ जस्टिस चाहते थे, न लाहौर हाई कोर्ट चाहता था, तो आखिर ये किसके कहने पर टूटा। क्या फर्द वाहिद जो है इमरान खान पूरे सिस्टम के ऊपर हावी है कि ना उस पर लाहौर हाई कोर्ट का असर होता है कि असम्बली न तोड़ी जाए, ना चीफ जस्टिस का असर होता है कि असम्बली में वापस आए। तो और फिर अभी आप वही अदालतें आज मजबूर कर रही है कि आप डेट दें। भाई ये क्या बात है, आइन को मजाक बनाए हुए।
असम्बली और इलेक्शन ये मजाक नहीं है। इसको अगर बुनियादी आर्डर ही गलत है, वज़ीर आला खुद कहता है मैं नहीं तोड़ना चाहता। सर ये जो बातें आपने, माजरत के साथ अमानुल्लाह कंडरानी साहब, जो बातें आपने की हैं ज़्यादा वो माजी की बात है, मैं तो हाल की बात कर रहा हूँ। इस मौके पे मैं दोबारा आऊँगा आपके पास कि सर ये जो हो रहा है जिसमें बेंच टूटा है और उसमें 2 जजेस को निकाला गया है, 2 जजेस खुद निकले हैं, फिर ये 5 जजेस मिलकर जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बजाय 9 का बेंच बनाने के बजाय फुल कोर्ट होने के बजाय सियासी जमातों ने फुल कोर्ट का वो वापस ले लिया। फिर ये 5 जजेस अब फैसला दे रहे हैं और सियासी जमातों को कह रहे हैं कि आप मुशावरत। मैं तो इस पे अभी आया हूँ सर, ये सारी बातें जो आपने की हैं ये माजी का, और इस पे बहुत कुछ आप पहले भी बोल चुके हैं। मैं आऊँगा दोबारा, तो इस पे ज़रा सा मुझे बताइए कि अब जब अदालतें अपने रवैये की बुनियाद पर इस वक्त इंसाफ के इस मंदिर पे इतना बड़ा जो है वो ये हुआ है। और एक बात बता दूं सर कंडरानी साहब, बुरा नहीं मानिएगा, ये जजेस कोई चूचू नहीं है, बच्चा नहीं है कि कोई उनको कह दे। ये अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अदालत है और इसमें बैठने वाला बाइख्तियार है। कोई जर्नल, कोई कर्नल, मुझे बैठा दें आप और ले लें आप फैसला, मैं छोड़ दूंगा आपके क्या कहते हैं, तो आप जिम्मेदारी शिफ्ट ना करें। इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो, और आप मेरे प्रोग्राम में ये बात कर भी चुके हैं और यासीन साहब ने कहा था कि जनाब अदालतों के जज के पास बहुत इख्तियारात हैं, बड़ी ताकत है। मैं आऊँगा आपके पास, मैं आता हूँ अकबर एस बाबर साहब के पास। अकबर एस बाबर साहब, इमरान खान ने अदालत पे हमला किया है अजय चंद 100 अफराद के साथ, और फिर भी अदालतें उनको जमानत दे रही हैं। और दूसरी चीज, कहाँ है सर रेट ऑफ दी हुकूमत? 11 सियासी जमातें, 11 पाकिस्तान की क्या कर रही हैं? हुकूमती इदारे भी उनके साथ हैं, रियासती इदारे भी उनके साथ हैं, इख्तियारात भी उनके पास हैं, लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट देखने को नहीं मिल रही। जी अकबर एस बाबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही कहा। और इससे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें तमाम वो जो हालात थे वो सामने लाए गए, और इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी ज़ाती राय में कि पाकिस्तान की इस नहज तक पाकिस्तान को पहुंचाने में तमाम इदारों ने अपना हिस्सा डाला है। किसी ने ज़्यादा डाला है, किसी ने कम डाला है। लेकिन अब जब हम जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से हमने आगे कैसे जाना है? क्या हमने डूब जाना है या हमने बाहर निकलना है और उसके लिए अमली तौर पर कुछ करना है? तो उसके लिए मैं समझता हूं कि आज का ये जो दिन था, ये एक और स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि अदालतों पे बाकायदा हमला हुआ और एक जमात जो कि मेरी जमात है, जिसको हमने बनाया था कि हम पाकिस्तान में इंसाफ लेके आएंगे, उस जमात के जो सरबराह हैं वो उस हमले को लीड कर रहे थे। और अफसोस की बात यह है कि उनको करने दिया गया, उनको जाने दिया, और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक फाल हुकूमत होती तो जब अदलिया पे हमला होता है तो जो लोग करते हैं उसका उसी वक्त नोटिस लिया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। मैं देखता कि इनमें से कौन सा शख्स बगैर गिरफ्तारी के बाहर जाता, मैं उसी सारी कंपाउंड को सराउंड ना कर देता और एक एक की गिरफ्तारी लेता कि आपकी मजाल कैसे हुई कि आप अदालतों में घुस के हुल्लड़बाजी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जहां पे आप जिस अदालत में आप पेश हो रहे हैं। लेकिन मैं तो ये आज नहीं कह रहा, मैं तो ये 1 साल से कह रहा हूं। जब इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होके जब इमरान खान इलेक्शन कमीशन को धमकियां देता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देता था, जिसको उसने खुद नामजद किया सिर्फ इस वास्ते कि उसको खौफ था कि फॉरेन फंडिंग केस में उसके खिलाफ मुंसिफ जो उसने लगाया है वो उसके खिलाफ फैसला देगा। मैंने उस वक्त कहा था ये फैशिज्म है, आपने फैशिज्म को जड़ों से बाहर निकालना है। अगर आप नहीं निकालेंगे ये स्टेट जो है कमजोर होता जाएगा, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट कमजोर होते जाएंगे, ये इंतशार और फैलेगा और ये एक किस्म की वॉरलॉर्डिज्म की नौयत हमारे मुल्क में आ रही है कि एक शख्स है वो दंदनाता फिर रहा है, कानून के शिकंजे से बाहर है, जबकि कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये जो मुल्क है ये बेसिकली आप इंतशार की एक हद तक पहुंच चुके हैं।
और अभी हमें जिस तरह हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की थी, हमें सियासी और कानूनी जंग करनी है। हमने पाकिस्तान में कोई आईनी रास्ता निकालना है कि हम अपने आईन को नाफिज कर सके। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। और मैं बारहा ये आपके सामने कहता आया हूं कि पाकिस्तान की जो आपने तमाम मसाइल एक वक्त में आप हल नहीं कर सकते, लेकिन आप रूट कॉज ऑफ द मसले पे जाएं। पाकिस्तान के मसाइल का रूट कॉज पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप है, नाअहल लीडरशिप है, जो सिर्फ इक्तदार के लिए सियासत करती है। आप ये मामलात कैसे चेंज करेंगे? आप सियासी जमातों को इदारा कैसे बनाएंगे? आपके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद है, आपके पास जो वो नर्सरी ऑफ लीडरशिप है ही नहीं, तो फिर आप बाहर एक इलेक्शन क्या 10 इलेक्शन करा लें, आपके मसले हल नहीं होंगे। पिछले 5 सालों में तमाम सियासी जमातें इक्तदार में रह चुकी हैं। मौजूदा जो है उसको तो शायद 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में वो कम से कम उस ट्रेंड को तो चेंज कर सकते थे, उस मईशत की तंजली को तो रोक सकते थे, उस इंतशार की सियासत को तो पॉलिटिकली कन्फ्रंट एंड चैलेंज कर सकते थे। दे शुड हैव क्रश्ड दिस फैशिज्म, फैशिस्ट टेंडेंसी थ्रू द फुल फोर्स ऑफ लॉ। लॉ इज देयर, व्हाई डोंट यू इंप्लीमेंट द लॉ? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शंस। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमारी मईशत पे बोझ बनी। हमारी मईशत अब कौमी सलामती पे बोझ बन चुकी है। हम कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमने अगर पाकिस्तान को बचाना है, हमने एक नहीं, हमने 10 रेड लाइंस को क्रॉस करना है। आज एक रेड लाइन थी, हमें क्रॉस करनी चाहिए थी कि आज हमें वो कानून नाफिज करना चाहिए था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज उससे एक मैसेज जाता कि यार देयर इज नोबडी हु इज अबव द लॉ। That is the only message you need to send. Pakistan is in serious strife and you need a strong leadership. और ये मैं आपको बता दूं, आप कल इलेक्शन करा दें। ये जो इतना वावेला हो रहा है, ये जो सुओ मोटो एक्शन हो रहा है, आप करा दें इलेक्शन। मैं भी इधर ही हूं और अल्लाह मुझे जिंदगी दे, आप सबको जिंदगी दे। आप मुझे 6 महीने बाद बुलाना अपने प्रोग्राम में और फिर बताना कि क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं कि मजीद खराब हुए हैं। आपके पास वो सिस्टम में लीडरशिप कॉम्पिटेंस क्रेडिबल वो है ही नहीं कि वो आए। वो आपने फोकस करना है। आपने, मैं आपको एक मिसाल दे दूं, इस पे खत्म करता हूं। देखिए चाइना में आपके प्रोग्राम में पहले दे चुका हूं, बट आई वांट टू रिपीट दैट। 1989 55 धरने हो रहे थे। एक लीडर था डेंग सियाओपिंग, बैक्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द टाइम। उन्होंने तमाम हर्डल्स को क्रॉस किया, मेरिट लेके आए, कॉम्पिटेंस लेके आए, अपने बच्चों को अमेरिका भेजा, अपने दुश्मन मुल्क में, उनको सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव किया, वो आज एक सुपर पावर बन गई है। व्हाई कांट वी डू इट? हम साउथ एशिया की सबसे कामयाब तरीन सोसाइटी बन सकते हैं। हम इस रीजन के सबसे कामयाब तरीन, हमारे पास तमाम वो एसेट्स हैं बेसिक। हमने उस तरफ फोकस करना है। हम एक आइन उस वक्त क्यों नहीं धड़ाम से गिरता जब पाकिस्तान 140 नंबर पे था करप्शन की लिस्ट में? उस वक्त सुओ मोटो, उस वक्त आइन कहां था? उस वक्त आइन कहां था जब गरीबों पे महंगाई का बोझ डालते हैं अपने गलत फैसलों की वजह से, अपनी खराबियों की वजह से? आपने गरीब अवाम को बर्बाद करके रख दिया। आप फैसले करते हैं, बोझ उन पे डालते हैं। उस वक्त आइन कहां है? ये आइन किधर है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमको गैर आइनी में बात करो, मैं कह रहा हूं कि आप इस वक्त शायद हमारे पास चंद थोड़ा सा अरसा है जिसमें हमने डिसाइड करने के आइनी तरीके से हम कैसे पाकिस्तान के आइन को नाफिज करें। मेरी राय में आपने लीडरशिप पे फोकस करना है, आपने पॉलिटिकल पार्टीज पे फोकस करना है, आपने उनको कानून के नीचे लेके आना है, आपने वहां बादशाहतें खत्म करनी है, आपने वो जो एक सीढ़ी बनी हुई है इक़्तिदार के लिए उसको खत्म करना है और अवाम के मसाइल के हल के लिए क्रेडिबल लीडरशिप के लिए रास्ते बनाने हैं। जब आप चोर डाकू वगैरह वगैरह को सबको ऑप्शन देते हैं तो लोग क्या करें? आप 10 इलेक्शन करा ले। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, ये जो भी ये इलेक्शन इज अ लॉलीपॉप, बट डू इट, कोई मसला नहीं, लेकिन आप इससे बदतर हालत में जाएंगे जब तक आप रूट कॉज पे फोकस नहीं करेंगे। ना तो रूट कॉज पे करेंगे, ना कानून और आइन को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, चाहे अदालतों में हो, चाहे आपके इंतज़ामिया में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो। जनाब हमारे आपके जाहिद खान साहब, पार्लियामेंट नज़र नहीं आ रही है, हुकूमत नज़र नहीं आ रही है, उसकी रिट नज़र नहीं आ रही है। और अभी मैं देख रहा हूँ बड़े शर्म का मुकाम है वज़ीर दाखिला के लिए। जो वज़ीर दाखिला है जिसको बनाया है इसलिए गया है आवाम ने इस पोजीशन पे लाके कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करे, वो उस ग्रोह को पकड़े, उस ग्रोह को हमला ना करने दे और अदालतों के ख़िलाफ़। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी पावर एग्जीक्यूट होनी है
वो तो इंतज़ामिया ने करनी है। अदालत का अपना कोई सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो पकड़ ले। ठीक है, अदालत उसके खिलाफ अगर फिर भी ज़मानत देती है, ये सवाल तो है, लेकिन एग्जीक्यूशन, अभी मुझे शर्म आती है वज़ीर दाखिला बैठकर ये बयान दे रहे हैं कि ये मुसल्लह गिरोह इमरान खान की सरबराही में हमला किया है, अदालत में कानून तोड़ा है और आइन तोड़ा है और इमरान खान ने करप्शन किया है, ये वज़ीर दाखिला कह रहा है और यहाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो क्या मैंने या आपने या कनरानी साहब ने या अकबर एस बाबर ने इस पे एक्शन लेना था? कहाँ है रिट ऑफ दी गवर्नमेंट? कहाँ है वज़ीर आज़म? कहाँ है आपके हुकूमत को जो एग्जीक्यूटिव इख्तियारात है 97 का? क्या कहेंगे सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरे साथी ने तो बहुत डिटेल पे बात की, आपने भी उस पर बात की है। बदकिस्मती से हम भी इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा है जो 85 के कैबिनेट बैठा हुआ है। मुझे आप बता दें कि ये जो हमारा इस वक्त कैप्टन बना हुआ है पूरे हुकूमत का, शहबाज शरीफ से तो बुज़दिल बंदा तो मुझे और दुनिया में कभी देखा नहीं है वज़ीर आज़म। आप मुझे ये बता रहे कि वो कहते कि ये 85 लोग कुछ भी नहीं ले रहे, तनख्वाह नहीं ले रहे, पेट्रोल नहीं ले रहे, गाड़ी नहीं ले रहे, तो फिर कर क्या रहे? ये कोई लश्कर बनाया हुआ है इसने, तो लश्कर को आज अटैक करवाता ना। फिर अगर उनका कोई काम नहीं है और किसी ऑफिस नहीं है और कोई चीज नहीं है तो क्यों फिर आपने बना के बिठाया है? बदकिस्मती इस मुल्क का। हमारे इस वक्त जो कमरान है, देखिए आपने एक बात की उससे मेरा इत्तेफाक नहीं है कि अगर जुडिशरी के अंदर इख्तिलाफात है ना तो उसके हल मौजूद है। इस मुल्क का सुप्रीम बॉडी पार्लियामेंट है, आईन बनाने वाले पार्लियामेंट होते हैं और उसकी रूल्स जो आईन में तो कुछ भी चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं है, उसने तो अपने रूल बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट कर क्या रहे? इसलिए ये जो मौजूदा हुकूमत है हमारे समेत ये बुज़दिल हुकूमत है। अगर बुज़दिल न होता तो ये आज जो कुछ हुआ है, आपने सही बात की, राना सनाउल्लाह जो मोंसो को ताव दे रहे कि मैं ये हूं, मैं शेर हूं, मैं बंग, वो कुछ भी नहीं है, गिदड़ से भी कमजोर है। उसकी तो आप ये बात छोड़ दे कि जी वो कहते कि मैं शेर हूं, वो तो बहुत कमजोर आदमी है। आज जो कुछ हुआ ये आप सही कह रहे हो। आपको याद होगा जब से नवाज शरीफ की अदालत में पेश हो रहा था उसकी, और वो उस वक्त ये अहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर था, एक रेंजर सिपाही उसको अंदर जाने नहीं दे रहा था। वो जा सकता था? नहीं जा सकता था, इसलिए कि चूंकि उधर पे ये डरफूक है, ये बुज़दिल है। हम सारे जो इस वक्त सियासतदान जो बैठे हुए हैं ना, हम बुज़दिल है। अगर हम बुज़दिल न होते तो ये जब जो सुमोटो एक्शन लिया है ये अभी गलत है। उसमें अभी अदालतों में जो कि अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ये पार्लियामेंट बैठे किस लिए? पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, और कोई किसी भी जुडिशरी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन में अमेंडमेंट करे या आइन में कोई अगर उसको कोई चीज भी गलत भी नजर आता है तो उसके वो नहीं कर सकते, वापस पार्लियामेंट में भेजते, फिर पार्लियामेंट उसका वो कर देते, ठीक करवाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जी जज साहब बैठे और वो खुद उसका फैसला कर दे और खुद आइन में अमेंडमेंट कर दे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब उस वक्त इस तरह बुज़दिल हुकूमत बैठी हुई है तो फिर उसकी तो जो मर्जी है वो करे। देखे ना, आप सही कहा कि एक तरफ तो अदालतों पे अटैक्स हो रहा था, दूसरी तरफ पे वो उनको जमानतें मिल रही थी। ये तो मैं बहुत पहले कह रहा था कि अभी जो हमारे मुल्क में एक जुडिशल मसला है, ये मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि वो सब देखिए अगर एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो अदालतें करते हैं, तो इनका फिर क्या काम है? ये जो हुक्मरान बैठे प्रोटोकॉल, मुझे फिर अपना काम प्रोटोकॉल सर, प्रोटोकॉल, वजीर आजम बनना, हाँ, वजीर वाला बनना, और कभी स्कूलों की इफ्तिताह करे तो कुछ ये करे, बस ये इनका काम है सर। और इसका बहुत जल्द इनको नज़ारा करीब में मिलेगा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, फिर आता हूँ इमानुल्लाह क्लब की तरफ। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये क्या हो रहा है और कौन बचाएगा सर? इससे कतई नज़र कि कोई बच्चा नहीं है सर कि दूसरे ने आपको कहा और आपने ये कर दिया। अगर आप इसी तरह कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदार तो आप हुए। चलें वो तो है, जब सियासतदान
जर्नल्स को बुलाते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं तो वो भी गलती है, और जनरल जब खुद इंटर करके आते हैं उनकी भी गलती है। लेकिन जुडिशरी जो कर रही है, इदारे इससे तबाह हो रहा है, इंसाफ का ये मंदिर, आवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है, इन लोगों का एतबार ख़त्म हो रहा है। जिस तरह लिखा है तो कैसे महफूज किया जाए, कौन करेगा? आखिर वहाँ पे बड़े क्रेडिबल जजेस भी हैं, ऐसा तो नहीं है सर कि इदारा बिल्कुल ही खाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक इंडियन शायर है, उसने सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से वो शेर उससे मुमासलत रखता है कि मैं उस शेर को शायद पूरी तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका मतलब ज़रूर बता देता हूँ कि लगेगी आग सब जलकर राख हो जाएगा, उस मोहल्ले में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो इस वक्त तो सर कमरानी साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक आग लगी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जजेस मौजूद हैं। उसका क्या किस तरह उन जजेस का कोई किरदार नहीं है सर कि अपने इस इदारे को महफूज करें, वरना तो सर ये जलकर राख होने वाला है। और किसी को अगर परवाह नहीं है तो कम से कम उनको तो परवाह हो। एक दूसरा ये बताइए कि आज सियासी जमातों ने आपके फुल कोर्ट की जो वो थी दरख्वास्त, वो वापस ले ली। हालांकि अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, दूसरे जजेस भी कह रहे हैं, तो इन सियासी जमातों ने दाखिल करके वापस क्यों ले ली? और फिर हमने सुना कि जो 5 रुकनी बेंच है जो कंटिन्यू किया गया, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन है हर तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जाएं सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख का डिसाइड करके आएँ और बताएं। तो ये काम अदालतों का है सर? जी कमरानी साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये अदालतों का काम नहीं है और अदालतों ने ख़राबियाँ पैदा की हैं, ये ख़राबियों का तसलसल है। ये मैं जो आपसे पिछले उसमें बात कर रहा था वो इसलिए उसका बैकग्राउंड दे रहा था कि अगर वो ये सारे काम न करते आज ये सवालात हमारे सामने नहीं होते। तो आज भी उसी तरीके पर गामजन है अदलिया, जो उसका काम नहीं है। ये ट्रकोटमी ऑफ पावर है, हर इदारे का अपने फंक्शंस आइन में लिखे हुए, मुकन्ना है, इंतज़ामिया है और अदलिया है। और ये हमेशा अदलिया जब ट्रांसग्रेस करते हैं या फौज करती है तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि आज जो चीफ जस्टिस है उसके पास पावर्स नहीं है। आर्टिकल 199 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने रेगुलेट करेगी, रूल्स बनाएगी और जो प्रैक्टिस है केसेस के बारे में उसको नाफिज करेगी सुप्रीम कोर्ट, नॉट चीफ जस्टिस। तो आज बल्कि इस पर जस्टिस काजी फाजी साहब ने, मैं उस अदालत में बैठा हुआ था, इसका नोटिस लिया। जिस तरह बेंचेस की तोड़ फोड़ हुई है, जिस तरह बेंचेस को एट द 11th आवर तोड़ा गया है, नए जजेस को दूसरों के साथ बिठाया गया है, आज बड़े डिटेल से इस पर बहस हुई है काजी साहब के सामने, मैं खुद भी उसमें शरीक था। तो ये बात महसूस की गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आइन से मावरा इकदाम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल से मावरा इकदाम कर रहे हैं। बल्कि उसमें ये बात सामने आई, चीफ जस्टिस खुद नहीं बल्कि चीफ जस्टिस अपने स्टाफ अफसर के ज़रिए से रजिस्ट्रार को पैगाम देते हैं और उस पैगाम के ज़रिए जजेस को बिठाते हैं और जजेस को डायरेक्ट किया जा रहा है थ्रू एक क्लर्क। माजरत के साथ स्टाफ ऑफिसर जितना भी हमारे भाई है, दोस्त है, हम सारे, हम जुडिशरी का हिस्सा हैं, हम जानते हैं, नाम भी पता है, मगर उनकी ये काम नहीं है कि वो जो है जाकर वो का काम है टेलीफोन सुने, टेलीफोन का पैगाम दे। मगर चीफ जस्टिस का रोल जो आइन में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है, वो रोल एक स्टाफ अफसर अदा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनिट जज के बेंच को तोड़ा जाता है। एक सीनियर जज जो है आफरीदी साहब एक बेंच को हेड कर रहे हैं, उसको वहां से हटाया जाता है। 9 रुकनी बेंच बना हुआ है, उसके अंदर जो है 2 जजों को निकाला जाता है। ये मार्शल से बदतर है। मार्शल वाले तो नंगे होकर सामने आते, बूट और उसके जरिए से, संगीन के जरिए से कौम के ऊपर मुसल्लत होते। ये तो कलम के जरिए धोखा कर रहे अवाम के साथ, आइन का भेस बदल कर, आइन का लिबादा ओढ़ कर हमको धोखा दे रहे हैं। ये तो वाकई पार्लियामेंट का काम है, वो सो मोटो के रूल्स बनाए। किसने रोका पार्लियामेंट को?
पार्लियामेंट बना, कल चीफ जस्टिस को भेज दे जनाब, हमारे रूल्स ये हैं कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आइन भी कहते हैं आपको कोई अख्तियार नहीं है। वो कौन सा उसकी जबर है, चीफ जस्टिस के पास ताकत है, वो खुद ब खुद सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और सब लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज चीफ जस्टिस अपना सीनियर पूरी जज ने इसका नोटिस लिया है, लामाला उसका जो ऑर्डर है कल निकलेगा, आएगा, उसमें पता चलेगा कि जिस तरह बेंचेस बन रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, जिस तरह टूट फूट हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। उसके ऊपर उनकी जो है एक ऑब्जर्वेशन या डायरेक्शन या ऑर्डर आएगा कल, मुझे उम्मीद है। लेकिन सर ये मुझे बताएं, दो बातें मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। एक तो मुझे ये बताएं सर, आज मैं जिससे भी बात करता हूँ पाकिस्तान में, एक आम शहरी ये पूछता है कि क्या वजूहात है कि अहम इंतज़ामी, सियासी, आइनी और आपके बेसिक बुनियादी अवाम के हकूक़ के अहम तरीन मुक़दमात में पाकिस्तान के अदालत के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस तारिक मसूद को नहीं शामिल किया जाता। एक नहीं सर, सैकड़ों इस तरीके से मिसालें हैं। क्या कसूर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, क्यों नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि आप वकील हैं, आप इन लॉ को समझते हैं, मैं तालिब इल्म हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं, यही सवाल मैं आपके सामने लाता हूँ। ऐसा क्यों है सर, क्यों हो रहा है? काजी फ़ाइज़ ईसा का कसूर यही है कि वो किसी का टेलीफोन नहीं सुनते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा का कसूर ये है वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है सवाए अल्लाह के, उसके किसी के साथ ताल्लुकात नहीं है, उसके कोई फ़ोन जो है ऑब्जर्वेशन पे जितने मर्जी है वो रख लें, उन्होंने झूठे सच्चे केस बनाए, कोई साबित भी नहीं हो सके उनके फैमिली के ख़िलाफ़। तो आज ये उनको उन जजों की ज़रूरत है जिनके उनके पास लीक्स मौजूद हैं, जिनके लीक्स और फाइलें मौजूद हैं, वो जज इस वक्त आगे अपना रोल अदा कर रहे हैं। जिनके लीक्स नहीं है तो इसलिए जिनका आपने नाम नहीं लिया है उनमें से ये दो हैं, और भी साथ हैं जजेस जो जरूरत वाले हैं, मगर उनकी तादाद कम है। जब आप इनको मिलाएंगे दो के साथ फिर उनकी तादाद बढ़ती है। उन कम तादाद वालों को शामिल करते हैं और इन दो को शामिल नहीं करते ताकि तादाद जो इजाफा ना हो। ये उनका टेक्निकल गेम है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देखें ना, अभी 9 में से 4 जजेस ने इख्तलाफ किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई क्रिकेट का मैच तो नहीं है किसने रन ज्यादा बनाए, ये तो जुडिशरी है। अगर एक जज भी इख्तलाफ करता, चीफ जस्टिस को चाहिए था उस बेंच में से अपने आप को भी निकाल देता। क्यों? ये डिस्ट्रस्ट है चीफ जस्टिस के खिलाफ। आज जब 2 जज साहबान जिनके ऊपर एतराज हुआ, जैसे एजाजुल हसन साहब, मज़ार नकवी साहब, वो अलग हो गए, तो 100 मोटो का जो है नोटिस है वो तो उन लोगों ने कहा था। अगर वो अलग हो गए इसका मतलब वो बाइस थे। जब वो 22 थे तो उनके कहने पर आप 100 मोटो केस कैसे चला रहे? ये तो बाकी 3 जजों ने या 7 जजों ने तो नहीं कहा था, उन 2 जजों ने कहा था। जब वो लोग 22 जो लोग थे वो हट गए हैं तो इसका मतलब है जो 100 मोटो का नोटिस उनके कहने पर लिया था वो भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इन्होंने उस 100 मोटो को कैसे चला रहे? जो एक 22 जो लोग थे जिनको ऊपर एतराज उठा था उन्होंने कैसे इसकी कार्रवाई की है? ठीक है। और इस कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई जबकि आइन के अंदर मौजूद है 199 का अगर कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट में चला जाए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस लिए? तो हाई कोर्ट खत्म कर दे। ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट भी खुला है, लाहौर हाई कोर्ट भी खुला है, गवर्नर सर ऑलरेडी केस भी मौजूद है, इस वाले केस का तो केस भी मौजूद है पेशावर हाई कोर्ट में। तो अकबर एस बाबर साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर कुछ लोग कहते हैं कि ना इमरान खान का कसूर है ना जजेस का कसूर है, जब इतनी कमज़ोर हुकूमत 85 आपके काबीना की फ़ौज 11 सियासी जमातें अगर वो खुद नालायक हैं, नाअहल हैं, तो फिर इनका क्या कसूर है? इन्होंने तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास बंदूक है, गोली, और आप नहीं चला सकते और आपको इख्तियार भी है तो फिर वो बंदूक आप ही पे चलती है ना। तो हम देख रहे हैं एक तो ये, और दूसरा हमें ये बताइए कि ये क्या हुआ कि सर क्या सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया दरख्वास्त के फुल कोर्ट नहीं बनाए? ये क्या है सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके सामने कि इसमें तमाम जो की प्लेयर्स हैं, कि जो स्टेट के जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, वाइटल ऑर्गन्स जिसे हैं,
तो वो सारे के सारे उनका अपना एक किरदार रहा है, सब ने अपना हिस्सा डाला है। मैंने कहा ना कि किसी ने ज़्यादा डाला, किसी ने कम डाला, ये आप बहस कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये अब एक तालाब है जो पोल्यूटेड है, जिसमें फ्रेश वाटर नहीं आ रहा, और ये जो पोल्यूटेड तालाब है ये अब आपकी लाइफलाइन नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, ये वो एक ऐसा हार्ड फैक्ट है जो 22-23 करोड़ लोगों को डायरेक्ट हिट करता है। आपने उसके हल ढूंढने हैं, उसके हल के लिए आपको फ़ाल इदारे चाहिए, उसके हल के लिए आपको फ़ाल किरदार और क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, आपको ऐसा निज़ाम चाहिए जो ये लोगों के बुनियादी हकूक़ को इंश्योर कर सके, डिलीवर कर सके। वो सिर्फ तकरीरें ना करें, वो सिर्फ बातें ना करें मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे ये बात की जाती है कि जी आइन सबसे बालातर है। तो मैं तो कहता हूँ कि आइन का बुनियादी मकसद क्या है? लोगों की खिदमत करना, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो तो नहीं हो रहा। उनके बुनियादी हकूक़ रोज़ाना ट्रैम्पल हो रहे हैं, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी, तो एक पूरा निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर रहा है। तो आपने उसको एड्रेस करना है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई न सोच है, न डायरेक्शन है, ना आपको कोई ऐसा कोई नज़र आता है कि आपने उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। देखिए मसलन अब चूंकि मेरी जमात है तो मुझे सबसे ज़्यादा गिला उसी से होता है जब हमारी जमात का जो चेयरमैन है पार्टी का, जो बेसिकली 2 टर्म के लिए था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, लेकिन वो भी एक मोनार्क बन गया, वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, यानी उसका अगले इलेक्शन का मंशूर किया मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो किसको नहीं छोड़ रहा? वो तो पाकिस्तानी कौम को नहीं छोड़ रहा। तो ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हाथ उठा के कहें कि भाई हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपने हमारे हकूक पे डाका डाला है, आपने हमारे हकूक को डिलीवर नहीं किया, आपने ये वादे किए थे आप ये नहीं कर सके, हमें शऊर से काम लेना है अगर तो हमने इस मुल्क को बचाना है। तो ये तरीका वही है कि आपने एक पूरा क्वांटम जंप लेना है, एक लीप लेनी है लीडरशिप के हवाले से। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। उस पर आप फोकस करें। और मैं समझता हूं डॉक्टर साहब कि अब ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान नीड्स अ टाइम आउट, पाकिस्तान नीड्स अ ब्रेक। अगर तो कोई कानूनी तरीका, कोई इमरजेंसी और व्हाटएवर आईनी तरीके से आइन को नाफिज करने के लिए यू नीड अ ब्रेक। कम अज कम 5 साल के लिए ये जो इंतशार की सियासत है ये हमें ले डूबी है। ये हम सब इसी उस कैद में पॉलिटिकली करेक्ट बात करने में हम फंस गए, क्योंकि ये पॉलिटिकली बड़ा करेक्ट होता है कि हर कोई टीवी पे आके कहता है आइन के मुताबिक, आइन बिल्कुल आइन के मुताबिक। लेकिन ये जो मैंने बताया कि ये तमाम आइन शिकनियां हुई जो अवाम के हकूक से जिसका ताल्लुक है, उसका क्यों नहीं जवाबदेह बनते? जब आप उसका जवाबदेह बनेंगे तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, आप फंडामेंटल चेंजेस लाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, इकोनॉमिस्ट मौजूद है पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट दुनिया में, उनको लाना है। उन फॉसिल से जान छुड़ानी है जो बार बार रिसाइकल होके आते हैं, उस लीडरशिप से जान छुड़ानी है जो बार बार रिसाइकल होते हैं, क्योंकि एक फेल्ड लीडरशिप को रिसाइकल करके आपको कोई नई लीडरशिप नहीं मिलेगी। आपने जुडिशरी के अंदर जो रिफॉर्म्स करने, जो भाई बैठे हैं जो बेहतर समझते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स की, यकीनन जरूरत है, आपको वो करना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जिसकी तरफ फोकस करना है। आपने कम से कम 5 साल टाइम आउट लेना है। ये हमने 8-10 साल जो है जिस इंतशार में हमने अपने आप को डाला, जिस आग ने अब हमें लपेट लिया है और ये हमें खा जाएगी अगर हम आज भी ना जागे। We have to take radical steps. We have to move on and we have to forget the past. हमने इसमें ये नहीं देखना वो कौन है, हमने आगे जाना है और उसके लिए फंडामेंटल स्टेप्स लेने हैं और कोशिश करें कि वो आईनी तरीके से मिल जाए और कानून के दायरे में रहते हुए मिल जाए। क्योंकि अगर कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा तो शायद हम वापस जीरो पे आ जाएं, हम वापस अलफ से हमें शुरू करना ना पड़ जाए। हमारी होगी वो बदबख्ती होगी, लेकिन शायद वो उधर तक हम जा रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग रीचिंग अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सो ये आप मत कहिए कि ये इसी तरह चलता रहेगा। नो, समथिंग विल हैव टू गिव, और वो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है सर, बड़े बड़े अहम जगहों पर बैठे हुए लोगों को आपके इस स्टेटमेंट पे सोचना चाहिए कि ये नुकसान सिर्फ मसलन चंद लोगों का नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है जो हो रहा है। और इनको बैठा भी दिया गया, इन ओहदों पे आगे बैठ गए हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो नज़रिए ज़रूरत, मफादात, दबाव, पैसा, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो होगा क्या? मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और जाहिद साहब के पास 1-2 सवाल के साथ आता हूँ कि मैंने एक चीज़ देखा अभी कि स्पीकर नेशनल असम्बली, उनको अपने इख्तियारात का पता है, उन्होंने इस्तीफ़ा कबूल किया, निकाल दिया, अदालत ने उनको रिस्टोर कर दिया
स्पीकर ने कह दिया है कि मेरे इख्तियारात हैं, इनको निकालना अदालत का काम नहीं है, इनको रिस्टोर करना। तो जब स्पीकर को अपने इख्तियारात का पता है तो हुकूमत को अपने इख्तियारात का क्यों नहीं पता? ये अदालत का फैसला जब स्पीकर ये कह कर रद्द कर सकता है कि जनाब आपको आइनी इख्तियार नहीं है, आपके पास ये इख्तियार नहीं है आइन का कि आप मेरे निकाले हुए जो आइन मुझे इख्तियार देता है उसको आप अपने इख्तियार के से तजावज़ करके मुझ पर लागू करें, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये आइन की ताकत है, ये स्पीकर की ताकत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेटर जाहिद खान साहब, एक स्पीकर को अपने इख्तियार का पता है, लेकिन एक वज़ीर आज़म को जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज 85 अफराद की काबीना है, उसको अपने इख्तियारात का नहीं पता सर? डॉक्टर साहब, जिस टीम का कप्तान बुज़दिल हो और डरपोक हो तो उसकी क्या तवक्को कर सकोगे? आप मुझे यह बता दे कि ये इमरान खान था, पंजाब में 3 महीने में 3 आईजी चेंज करवाता रहा, कोई इससे पूछ सकता था? एक सीसीपीओ इसने ट्रांसफर करवाया और वो भी नहीं करवा सका, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल करवा दिया। फिर जब आपके देखिए जो स्पीकर साहब है उसके पास भी इख्तियारात बहुत है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव उसके पास बहुत इख्तियारात है कि पूरा पार्लियामेंट उसके साथ होता है, क्योंकि वो पार्लियामेंट का एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होता है, हेड होता है। अगर वो देखिए, अगर एक साल की मिसाल चीफ जस्टिस बैठ के ये फैसला कर सकता है और आज तक कुछ उस पर अमल हो रहा है, चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अकेला फैसला नहीं कर सकते हैं, वो कैबिनेट के मंजूरी के बगैर कोई भी फैसला उसका नॉन वायलेट होगा। तो आज तक वो सारे कर रहे कि नहीं कर रहे? तो पार्लियामेंट किस काम के है? ये जो आज बैठे हुए हैं, जो देखे ना इस वक्त जो डिवाइड है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्ट, और वहां पे एक जो चीफ जस्टिस बैठा है उसकी मर्जी जो मनमानी करना चाहे वो कर दे, तो फिर पार्लियामेंट किस काम के लिए है? ये जो हमारा इस वक्त जो मॉनिटर बैठा हुआ है ये कमजोर है, ये इसी में लगा हुआ है कि कहीं जाके स्कूलों की इफ्तिताह कर रहे तो कहीं जाके कुछ और कुछ कर रहे। आज जो इस्लामाबाद में कुछ हुआ, राना सनाउल्लाह को तो मुस्तफी होना चाहिए। yes. अगर उसके पास इख्तियार नहीं है, वो एक्शन नहीं ले सकता है, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर जुडिशली इनकी चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं और ये जवाब नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि ये घर चले जाए और उनको कहते कि आए आप बैठे, आप चलाए। क्योंकि आज आपने देखा कि आज